गुड इवनिंग दोस्तों। अपने कोरिलेशन टॉपिक है वो कवर कर लिया था पूर्व में, और रिग्रेशन भी कल अपन ने पढ़ लिया है। उसमें जो फॉर्मूले बताए गए थे वो आपको याद करने पड़ेंगे। और बाकी आज अपन ने जो पोर्शन लिया है वो लिया है मल्टीपल क्वेश्चन का। अपन ने जो जितने भी टॉपिक यदि अपन ने कवर कर लिए हैं और उन टॉपिकों के अपन ने यदि मल्टीपल क्वेश्चन नहीं किए तो फिर अपने को पता नहीं चलेगा कि भाई अपन मतलब किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रैक्टिस भी होनी ज़रूरी है मल्टीपल क्वेश्चन की। और अब समस्या सबसे बड़ी ये आती है सांख्यिकी में कि अपने को मल्टीपल क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, बढ़िया स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। और यदि मिलते भी हैं तो बहुत सी किताबें ऐसी है जिनमें सोल्यूशन नहीं दिया होता, सिर्फ उनके आंसर दिए होते हैं। जैसे मतलब सीधा सीधा ही बता देते हैं कि इसका उत्तर ये होगा, निरेशन नहीं देते हैं। तो आज मैंने कुछ प्रयास किए हैं क्वेश्चन कुछ सॉल्व कराने के, जो कि मतलब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब पुटअप होते हैं इस चैप्टर से। तो अपन आज कोरिलेशन और रिग्रेशन के दोनों ही चैप्टरों के एक साथ क्वेश्चन करेंगे, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब पहला अपना जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये है कि भाई दो अपने को वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। ठीक है, अब x कीमत और y को हो गई मांगी गई मात्रा। इसका मीन दिया है अपने को, इसका 10 दिया है, इसका 35 दिया है। ठीक है, ये प्रमाप दिया आपको, इसका 2 और इसका 5। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है आपको 0.8। और आपसे पूछा क्या है, प्लीज कंप्यूट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्राइस। प्राइस का अपने को क्या याद करना है, रिग्रेशन इक्वेशन। और अपने को दिया क्या है, x बराबर दिया हुआ है 12.5। ठीक है, अपने को रिग्रेशन इक्वेशन याद करना है। यदि प्राइस का अपने को दिया हुआ है 12.5, ये प्राइस, अपने को ये y याद करना है। ठीक है, तो y देखो ज्ञात करते हैं। x का तो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, y का नहीं दिया हुआ, तो y को अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो अपन ने कल फॉर्मूला याद किया था, उस फॉर्मूले से यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। देखो y माइनस y बार बराबर बी वाई एक्स कोष्टक x माइनस एक्स बार। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अपन ने कल ही इसको याद कर लिया था, इस फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो तो y माइनस y बार, तो y बार देखो कितना है, ये x का मीन है, ये y का मीन है। तो y का मीन कितना है 35 बी वाई एक्स x माइनस x बार देखो x की बार कितनी है 10। ठीक है, अब देखो बी वाई एक्स क्या होता है, बी वाई एक्स होता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होता है ये। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, बी वाई एक्स का आर प्रमाप y बट्टे प्रमाप x। ठीक है, तो r देखो कितना दिया हुआ आपके पास, कोरिलेशन कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू प्रमाप y। देखो प्रमाप y दिया हुआ आपको 5 बट्टे प्रमाप x, ये कितना दिया हुआ है 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गई 4 बट्टे 2, कितनी हुए 2। ठीक है, तो वापिस रख देते हैं इसमें y माइनस 35 बराबर बी वाई एक्स किसका कितना रख सकते हैं मान 2 और x माइनस 10। ठीक है, अब देखिए y माइनस 35, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 2x माइनस 20। ठीक है, अब ये y तो इधर रख लीजिए 2x माइनस 20 और प्लस के 35, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। y बराबर 2x प्लस 15, 35 में से 35 तो प्लस का है और 20 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं आपस में
लेस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, लेकिन चिन्ह उसका रखेंगे जो जिसका बड़ा है। तो बड़ा किसका है 35, 35 के पीछे क्या चिन्ह है प्लस, तो प्लस के कितने बच गए अपने पास 15। ठीक है, y बराबर 2। x देखो, अब x की वैल्यू अपने को दी हुई है यहाँ पे 12.5 प्लस 15, तो ये कितने हो गए 25 और ये 15, तो y बराबर कितने आ गए 40। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन। तो आपसे मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन इस मतलब बड़े से बड़ा क्वेश्चन इतना ही पूछते हैं जो मतलब अपन सॉल्व कर सके पेपर में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बड़े पूछेंगे नहीं आपसे। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मतलब पूछा जा सकता है। मैं आपको ये मीन दे देगा और प्रमाप विचलन दे देगा, और इससे आपको क्या है एक की वैल्यू दे देगा और दूसरे की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स कोष्टक x माइनस एक्स बार। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपने को इस क्वेश्चन में वो y की वैल्यू दे देता, y की वैल्यू होती 12, 12.5 और अपने को किसकी वैल्यू पूछता x की वैल्यू पूछता, तो अपन कौन सा फॉर्मूला पुटअप करते, ये फॉर्मूला पुटअप कर देते x माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई कोष्टक y माइनस वाई बार। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाता, रूप कोरिलेशन प्रमाप x बटे प्रमाप y। तो ये दो कल अपने दो फॉर्मूले याद किए थे, उन दोनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बता देते हैं एक बार। तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हल करने से पहले आपको कुछ और चीज बताते हैं। देखो, प्रतीपगमन गुणांक कौन से हो गए, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कौन से होते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। यदि आपको एग्जांपल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दिया हुआ है, यानी बी एक्स वाई दिया हुआ है और बी वाई एक्स दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से आपसे ये पूछ लेता है कि आप इसका कोरिलेशन बताओ। तो वो किस प्रकार याद करेंगे, तो देखो प्रतीपगमन गुणांकों से सहसंबंध का निर्धारण। तो इसको देखो सिंपल सा प्रोसेस है। सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतीपगमन गुणांकों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसमें सीधा ये पूछा गया था। आप आरपीएससी के पूर्व पेपर उठा के देखिए, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सहसंबंध गुणांक प्रतीपगमन गुणांकों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, ऋणात्मक माध्य। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये होता है गुणोत्तर माध्य, यानी जियोमेट्रिक मीन होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया, R बराबर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। इसी प्रकार बी एक्स वाई भी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। चूंकि इसका क्या है, गुणोत्तर माध्य है, जियोमेट्रिक मीन है, तो क्या लगा देंगे रूट। तो ये हो गया फॉर्मूला, R बराबर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का रूट। अब इसमें एक नोट ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रथम दोनों ही प्रतीपगमन गुणांक अलग अलग एक से अधिक मूल्य के नहीं हो सकते, मतलब इन दोनों का मूल्य एक से अधिक नहीं हो सकता। इसके पीछे कारण है, देखो इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि R है ना, R हमेशा प्लस माइनस 1 ही वेरी करता है, यानी इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। या तो -1 से लेके +1 के बीच में होती है इसकी जो मेजरमेंट आता है, माप आता है। तो ये दोनों का अलग अलग मूल्य है ना, एक से अधिक नहीं हो सकता। जॉइंट रूप से तो इनका मान 1 निकल के आ सकता है, लेकिन अलग अलग नहीं हो सकता है एक से ज्यादा। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि R की वैल्यू ही +-1 होती है। और ये फॉर्मूला किसका है, R का ही है, क्योंकि इस यहाँ पे जो मान आएगा वो कौन सा आएगा, R आएगा, यानी कोरिलेशन का आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम दोनों ही प्रतीपगमन गुणांक अलग अलग एक से अधिक मूल्य के नहीं हो सकते। अब देखिए आगे, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये आपको दिया हुआ है बी एक्स वाई, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। बी एक्स वाई दिए हुए 0.64, बी वाई एक्स दिया हुआ है 0.81 और R आपसे
आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, मतलब ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप जितने भी मतलब पुराने पेपर उठाओगे या कोई भी और मतलब बुक्स उठाओगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ये मिलता है आपको। तो ये आपको आना चाहिए। बी एक्स वाई दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया है, आर ज्ञात करना है। तो आप आर का फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे आर बराबर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इसमें आपको बी एक्स वाई दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया हुआ है, और आपको क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, यानी आपको कोरिलेशन ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, अपन ऊपर इसको पढ़ लिया है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो इसको पुट कर दीजिए। बी एक्स वाई का मान आपको दिया हुआ है 0.64 इंटू बी वाई एक्स का मान दिया हुआ है 0.81, और इसको आगे सॉल्व कीजिए। जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आ जाता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एन दिया हुआ है, एन बराबर दिया हुआ है 10 और सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ है 76, और आपसे पूछा क्या है, द रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो देखो अपन ने जो कोरिलेशन पढ़ा था उसमें दो प्रकार की विधि होती है। ठीक है, उसमें एक विधि आती है स्पीयरमैन की कोटि गुणांक मेथड। तो उसका ये क्वेश्चन पूछ रहा है, द रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसका इस प्रकार निशान होता है ना, रैंक कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर -1। ठीक है, तो यह फॉर्मूला यदि आपके याद है तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मान देखो कितना दिया हुआ है 76, एन कितना दिया हुआ है 10 की स्क्वायर -1। ठीक है, तो 1 - 76 को 6 से गुणा कर लीजिए। $456। ठीक है, और n कितना हुआ है 10 की स्क्वायर 100 -1। ठीक है, ये कितने आ गए 10 × 99। 1 - 456 बट्टे 990। इसके नीचे क्या कर दीजिए 1। अब इसका ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना है आपके पास 990, यहाँ कितना है 990 माइनस 456, क्या बचता है 534 भाग 990। तो ये आपका आ गया उत्तर 0.53। तो ये हमेशा आर है वो +- 1 के बीच वेरी करता है। तो ये यदि 0.53 है यानी 1 के अंडर आया तो अपना ये क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको यदि आ जाता है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर दोगे। मेन बात आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब थोड़ी दिक्कत आने की संभावना है। बाकी यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने एक बार फॉर्मूलों को मेमोराइज कर लिया है तो फिर दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो ये आपको बताया इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। किताब के अंदर 1-2 पेज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। जो छोटे टाइप की क्वेश्चन है, जो छोटे क्वेश्चन है, उन्हीं को सॉल्व करना है बार बार। तो आपकी क्या है कि इससे प्रैक्टिस बन जाएगी और आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो यदि आपकी देखने में दिक्कत आ रही है तो एक बार आपको पूरा व्यू दे देंगे बोर्ड का, तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो घर पे क्वेश्चनों को। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, ये डायमेंशनलेस होता है दोस्तों। इस पे मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है, जोड़गा घटाओगा बाकी का ओरिजिन चेंज होने पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इस पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी ये दोनों से स्वतंत्र होता है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कारण ये है कि डायमेंशनलेस होता है, विमाहीन होता है ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपको ये याद रखना है कौन सा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब पूछा जा सकता है कि भी किस प्रकार की प्रकृति होती है, डायमेंशनलेस है, विमाहीन है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना और ध्यान में रखना। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपको द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। द कोफिशिएंट ऑफ, देखो अपन इसके अंदर रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने कोफिशिएंट कोरिलेशन वाला चैप्टर नहीं देखा है उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा।
तो एक बार आप यदि नहीं समझ में आ रहे क्वेश्चन तो कोरिलेशन वाला चैप्टर पीछे वीडियो बनाया हुआ है हमारा, वो एक बार पूरा देख लें, फिर उसके बाद रिग्रेशन देख लें और फिर इन क्वेश्चनों को देखें तो उनको समझ में आ जाएगा। कल वाली वीडियो से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो सकता है? ये हमेशा देखो कोरिलेशन होता है ना आर, ये प्लस माइनस 1 के बीच में वेरी करता है। ये बार बार अपन बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना उनमें मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर 50 स्टूडेंट क्लास द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को इन्होंने x माना है और मार्क्स इन मैथ को इन्होंने y माना है, ठीक है। इज ये आगे आपको फॉर्मूला दे दिया 3y माइनस 5x प्लस x80 बराबर 0। नीचे आपको दिया हुआ है द मीन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 44, यानी आपको मीन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स दे दिए 44 और आपसे पूछा क्या है द मीन ऑफ मार्क्स इन स्टेट, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। द मीन ऑफ मार्क्स इन स्टेट, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या है अपने पास? फॉर्मूला अपने पास है 3y माइनस 5x प्लस x80 बराबर 0। अब देखो अपने को दिया क्या है द मीन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब क्या है y, तो y का मान क्या दिया हुआ है अपने पास है 44 माइनस 5x प्लस x80 बराबर 0। तो देखो इसको अपन कर लेते हैं। 44 इंटू 3 कितने हो गए 132 माइनस 5x प्लस x80 बराबर 0। तो ये प्लस के कितने बच गए अपने पास 132, तो है अपने पास प्लस के 132 और प्लस गई 180, तो ये प्लस प्लस जोड़ दो इसमें 312, ठीक है। और माइनस क्या बचा आपको 5x, ठीक है। तो 312 तो यहाँ रहने दो और ये 5x को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा। अब अपने को x का मान याद करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 312, ये गुणा वाला इसके क्या है भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 62.4। तो मीन ऑफ मार्क्स इन स्टेट, इसके आंसर कितने हो गए 62.4। तो ये रिग्रेशन का सवाल है वैसे, तो इस प्रकार का आपको सिंपल सा आपको इक्वेशन दे देंगे और एक का मान आपको दे देंगे, दूसरा का मान आपको पूछेंगे, तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर b2 एंड b1 द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या दिया है b2 और b1 और आपसे पूछा क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं, एक तो bxy होता है आपके पास और एक होता है byx, ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपको पूछ क्या रहा है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है r बराबर bxy इंटू byx। देखो यहां पे देखिए सहसंबंध गुणांक, दोनों प्रतिगमन गुणांकों का क्या होता है गुणांतर माध्य। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy और byx और आपसे पूछ क्या रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगा दो r बराबर bxy इंटू byx। अब इन्होंने क्या ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ यदि द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर b1 2 और b1, ये कह रहा है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो b2 और b1 है। उसने मतलब क्या सांकेतिक बना दिया क्वेश्चन को, सिंबॉलिक बना दिया। तो आप रख दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, इसकी जगह क्या रख दो b2 और इसकी जगह क्या रख दो b1 और ये हो जाएगा आपका। तो जो आप इस क्वेश्चन के जो एग्जांपल आंसर दिए हुए हैं ना ऑप्शनल, उसमें यदि जहां पे भी ये दिया हुआ है ना r बराबर b2 इंटू
b1 का रूट, तो वो क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल तो नहीं है, लेकिन इसको क्या घुमा के थोड़ा पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो आप कितना भी पढ़ लो, ये जरूरी नहीं है कि जो अपन पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन वो घुमा के पूछेगा पेपर वाला। तो आपको इसमें क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, और आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ लोगे और अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर दोगे। तो ये क्वेश्चन वैसे समझ में आने लायक नहीं है, लेकिन इसको अपन ढंग से यदि आपने पढ़ा है और अपने आप पे बिलीव है आपको, तो आप इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन बाय ए सस्प्यूरियस रिलेशनशिप। सस्प्यूरियस का मतलब होता है विषम गुणधर्मी। विषम गुणधर्मी यानी ऑड। व्हाट इज द मीन बाय ए सस्प्यूरियस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल जो विषम गुणधर्मी है उनके बीच में कैसा संबंध होगा, कैसा संबंध होगा, कोई संबंध नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होगा। अपने कोरिलेशन में पढ़ा था कि संबंध होना जरूरी है, जैसे मतलब गेहूं की फसल और वर्षा की मात्रा के बारे में तो क्या है कि संबंध है, तो अपन कोरिलेशन ज्ञात कर लेंगे। लेकिन वर्षा की मात्रा और आपकी ऊंचाई में यदि कोई सहसंबंध पूछे तो आप कैसे ज्ञात करोगे, दो विषम गुणधर्मी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मीन बाय ए स्पूरियस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई संबंध नहीं है, हो ही नहीं सकता संबंध। ठीक है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, ये आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको n बराबर 10, सिग्मा एक्स वाई बराबर 48, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 134, सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 52। द प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है आपको, द प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, द प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है r बराबर सिग्मा एक्स वाई बट्टे रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का रूट। देखो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया है अभी तक रिग्रेशन निकालने वाला, y माइनस वाई बार और x माइनस एक्स बार वाला, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूले बीच में आते रहेंगे तो अपन क्या क्वेश्चन में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, एक मैंने आपको वो बताया बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट। तो 2-3 फॉर्मूले बताए हैं बेसिकली, बाकी यदि 1-2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा यदि आता है तो आप क्वेश्चन में उनको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लीजिए। सिग्मा एक्स वाई कितने अपने पास 48। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 134 और सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 52। ठीक है, तो इसको यदि आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। मेन बात है फॉर्मूले की, तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर लो। ये लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर प्लस माइनस 1 टू रिग्रेशन लाइन्स। फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर प्लस माइनस 2 रिग्रेशन लाइन्स। तो देखो रिग्रेशन लाइन्स, अपने रिग्रेशन लाइन पढ़ी थी कल। यदि प्लस माइनस, यदि आपका कोरिलेशन है वो प्लस माइनस 1 के बीच वेरी करता है तो रिग्रेशन लाइन किस प्रकार की बनेगी, रिग्रेशन लाइन बनेगी हमेशा कोइंसाइड। देखो आपको कल बताया था मैंने, ये मान लीजिए ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये तो हो गई धनात्मक रिग्रेशन लाइन, यदि ये बाईं ओर से दाहिनी ओर ट्रेवल कर रही है, और इसी प्रकार क्या हो जाएगी ऋणात्मक, यदि ये दाहिनी ओर से बाईं ओर ट्रेवल कर रही है, ये हो गई ऋणात्मक। तो लेकिन ये दोनों की प्रकृति क्या है, इन दोनों की प्रकृति है कोइंसाइड, और कोइंसाइड होने पे r का मान प्लस माइनस 1 के बीच आएगा। और यदि प्रीपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब एक दूसरे को समकोण पे काटेगी, दो मतलब x और y यानी दो वेरिएबल्स यदि एक दूसरे को समकोण पे काटेंगे, इसको बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया भी था ये वर्ड यूज होता है, कई बार हिंदी में वर्ड यूज नहीं होता है, अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है, तो इसमें दिक्कत आती है। तो फिर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी संबंध हो ही नहीं सकता उनके बीच। और जितने यदि दो वेरिएबल्स जितने एक दूसरे के नजदीक होंगे उतने सहसंबंध की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितने दूर होंगे उतने सहसंबंध की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ये अपन ने कल भी पढ़ा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इफ फॉर द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r प्लस माइनस 1 टू वेरिएबल्स लाइन्स कोइंसाइड, क्या होगी वो
कोइंसाइड हो जाएगी। और यदि इस क्वेश्चन में r बराबर 0 कर दे वो, तो दो रिग्रेशन लाइन कौन सी हो जाएगी? प्रीपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है आपको 0.6, कोवेरियंस ऑफ x एंड y दिया हुआ है 4.8, वेरियंस ऑफ x दिया हुआ है 0.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो प्रमाप, उसमें अपने फॉर्मूला पढ़ा था कोरिलेशन में, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपने? कोवेरियंस ऑफ x एंड y बट्टे वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y। तो कोवेरियंस कितना दिया हुआ है? कोवेरियंस दिया हुआ है अपने को 0.9। ठीक है, वेरियंस ऑफ x, वेरियंस ऑफ सॉरी कोवेरियंस दिया हुआ है 4.8 और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r बराबर तो होता है फॉर्मूला, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना हुआ है? 0.6। वेरियंस ऑफ x कितना दिया हुआ आपको? 0.9 और वेरियंस ऑफ y तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो वेरियंस ऑफ y अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहां पे कर रहा हूं मैं आगे सॉल्व। तो ये दिया हुआ है अपने पास 0.6। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 4.8, वेरियंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 0.9 और ये दिया हुआ है वेरियंस ऑफ वाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन वेरियंस ऑफ वाई ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 0.9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 0.6। ये तो इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह आ जाएगा, वज्र गुणा कर दिया अपन ने। ठीक है, तो वेरियंस ऑफ वाई ज्ञात कर लो अब। तो इसको आप आगे यदि सॉल्व करोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा? वेरियंस ऑफ वाई आ जाएगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? वेरियंस ऑफ वाई। अब देखो प्रमाप में अपन ने पढ़ा था, प्रमाप विचलन क्या होता है? प्रमाप विचलन होता है वेरियंस ऑफ वाई या वेरियंस ऑफ एक्स। इनका जो वेरियंस का यदि अपन रूट निकाल लेते हैं ना तो वो क्या आ जाएगा? प्रमाप विचलन आ जाएगा। ठीक है, और प्रमाप से यदि अपने को वेरियंस ज्ञात करना है, यदि अपने को ये प्रमाप दिया होता और अपने को वेरियंस ज्ञात करना होता तो फिर क्या करेंगे? प्रमाप का क्या कर देंगे? ये रूट हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रूट इधर लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप स्टैंडर्ड डेविएशन आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले पूर्व में बताए हुए हैं उसकी सहायता से। तो आज अपन ने क्या है कि कुछ मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व किए हैं। यदि आपको फिर भी आज देखने में दिक्कत हो रही है तो आपको एक पूरा क्लोज व्यू दे देंगे। यदि आप इसको राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन भी कर सकते हो। और इसके मल्टीपल क्वेश्चन इस प्रकार की बनते हैं जितने मैंने बताए हैं आज। और भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, एक 15-10 क्वेश्चन। तो फिर अपन क्या है कि ये टॉपिक तो अपना क्लियर हो जाएगा। रिग्रेशन और इक्वेशन आगे अपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मैंने पूर्व में बताई थी संगणक में, वो तो क्या है कि बेसिक बताई थी। आप अपन क्या है फुल डिटेल पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में। अगला टॉपिक अपना रहेगा सैम्पलिंग।